मेंबर्स, मार्केट क्या मंडे भी फॉल कर सकता है। देखो हम लोग यहाँ पे बहुत सारी न्यूज आ रही है, बहुत तगड़ी न्यूज है। जेफरीज ने बहुत सारी कंपनीज को डाउनग्रेड कर दिया है। हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग बिटकॉइन, विप्रो, उत्कर्ष बैंक और आप लोगों की क्वेरीज। ठीक है, जो आप लोगों ने मुझे काफी लोगों ने क्वेरीज भेजी है, ठीक है, तो वो हमें वन बाय वन क्वेरीज जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज का वीडियो। अब देखो, अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर देना स्टॉक मार्केट फंडा को। इंपॉर्टेंट न्यूज, इंफॉर्मेशन और स्ट्रेटेजीज मार्केट रिलेट मैं आपको लाता रहता हूं, आपको बताता रहता हूं। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम में नहीं है, जाके जरूर ज्वाइन करना फ्री टेलीग्राम चैनल माई स्टॉक मार्केट फंडा, जहां पे 16-17 हजार मेंबर्स है। क्लियर? चले स्टार्ट करते हैं। देखो शॉर्ट एंड सिंपल में आप ये समझो कि मार्केट में निफ्टी का जो ट्रेंड है वो अभी भी वीक है। यूएस मार्केट आप देखोगे, डाउ जोन्स में जो पॉलिसी आई थी फेड की पॉलिसी, उसके बाद आप काफी अच्छी मोमेंटम आती हुई दिखाई थी फ्राइडे को, लेकिन हमारा मार्केट, मैंने गिफ्ट निफ्टी देखा था, 80 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली गैप डाउन था। ठीक है, तो हो सकता है मंडे को ये गैप डाउन खुले, और अगर ये गैप डाउन खुलेगा तो चांसेस हाई है कि 24,000 का लेवल्स एंड 23,800 और ज्यादा फॉल कर सकता है। ठीक है, तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग्स हैं आप लोगों की, कि सर मेरा 5 दिन का व्यू है, 6 दिन का व्यू है, 1 महीने का व्यू है, थोड़ा कॉशियस रहना, वहां पे स्टॉक में रिस्क बढ़ सकता है। चाहे कोई भी स्टॉक हो, ट्रेलिंग सपोर्ट या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलो, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो आप ये समझो मंडे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए निफ्टी में। अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ तो मैं चार्ट पैटर्न देख के, 5 मिनट चार्ट को देख के मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। मुझे अगला सपोर्ट यहाँ पे 23,800 23,700 के आसपास मुझे दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो मैं शॉर्ट करूंगा, स्टेबल ओपन हुआ तो मैं वेट करूंगा जब तक कि तगड़ी सेलिंग नहीं आ जाती डाउन साइड पे। और अगर ये गैप अप ओपन हुआ तो मुझे लगता है कि एक कंफ्यूजन कैंडल बनाएगा जो क्लियर डायरेक्शन आपको नहीं देगी। तो अगर गैप अप होगा तो मैं वेट एंड वॉच करूंगा। ठीक है, सेम चीज है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, बैंक निफ्टी भी अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो चांसेस है कि और फॉल करे। स्टेबल ओपन हुआ, आज का लो बहुत तगड़ी तेजी से तोड़ता है तो वापस फॉल करेगा, और अगर गैप अप ओपन हुआ तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, यानी कि छोटी कैंडल बना सकता है गैप अप में। मार्केट कंडीशंस तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझो कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना होता है ना, तो गैप अप, गैप डाउन और स्टेबल ओपन होना ये बहुत मायने करते हैं। अब विश्वास करोगे ना करो, मेरी स्ट्रेटेजीज जनरली वर्क करती है। ठीक है, तो चांसेस यही है कि अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो फॉल करने की पॉसिबिलिटी हाई है। क्लियर? चलिए अब देखो एफआई की सेलिंग अभी भी है। ये मैंने आपको वीकली एनालिसिस में बताया था कि मार्केट में एफआई ने बहुत तगड़ी सेलिंग की है, और 20,000 करोड़ की सेलिंग वो बिल्कुल भी छोटी नहीं है, वो भी 5-6 दिन के अंदर। तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर तगड़ा है, और ऐसा लग रहा है कि डीआई के हाथ कम होते हुए दिखाई दिया, तो हो सकता है सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग और है। अब देखो यहां पे, जैसे कि मैंने आपको समझाया, ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि कंपनी के जो प्रॉफिट अर्निंग है वो कम आ रहे हैं। पता है क्यों कम आ रहे हैं? इवन यूएस मार्केट की कंपनी के भी अर्निंग कम आ रहे हैं। तो होता क्या है कि जब भी गवर्नमेंट या आरबीआई रेट इंक्रीज करती है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करती है, तो बहुत सारी कंपनी ने लोन लिया होता है। ठीक है, लोन ली होती है तो लोन का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से होता क्या है कि इनके प्रॉफिट मार्जिन में इंपैक्ट पड़ता है। अब ये लोन तो 1 करोड़ 2 करोड़ की होगी नहीं, डेफिनेटली बड़ी लोन होगी, 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़, तो उसकी वजह से उनका इंटरेस्ट भी बढ़ाता है, तो उनका प्रॉफिट लॉस में काफी इंपैक्ट होता है, मार्जिन इंपैक्ट होता है, प्रॉफिट कम आता है। ठीक है, तो प्रॉफिट कम आता है तो डेफिनेटली काफी कंपनी के अर्निंग कम आते हैं, ऊपर से महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में लाना होता है, तो होता क्या है कि वो लोग प्रॉपर्ली अपना प्रॉफिट मैनेज नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से अर्निंग काफी बेकार आती है। ठीक है, तो मैंने आपको वही बताया था कि आरबीआई को अभी रेट कट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। यूएस मार्केट ने क्यों 2 बार रेट कट किया? वो समझदार है, वो समझते हैं मार्केट को। ठीक है, लेकिन आरबीआई हमारा वो अभी तक नहीं समझता। ठीक है, तो ये एक इंपैक्ट है कि जिसकी वजह से हमारी अर्निंग कम आ रही है। तो जेफरीज ने आप देखोगे काफी कंपनीज को डाउनग्रेड कर दिया है सिंस 2020। ठीक है, ये काफी नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि काफी कंपनीज के अर्निंग बेकार आने स्टार्ट हो चुकी है। तो जब तक ये आरबीआई नहीं समझता तब तक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और देखो मैं आप भले अब देखो, मैं सिंपल वर्ड बोलूंगा, आपको भले लगता है कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, लेकिन मैं इतना तो समझता हूं कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर में उतनी समझ नहीं है, जो इंडियन पब्लिक को जो चाहिए वो तो नहीं दे रही है। ठीक है, उनको बस गवर्नमेंट को टैक्स से मतलब होता है कि कहां से टैक्स ज्यादा बढ़े। मैं बात कर रहा हूं फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्टर की, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरे पॉइंट को नेगेटिव मत लेना। ठीक है, तो पॉइंट क्या जाता है कि अगर वो समझे कि भाई कम से कम पब्लिक को राहत देनी चाहिए एटलीस्ट, ओके, तो अगर कंपनी को पैसे मिलेंगे, पैसे की राहत मिलेगी तो कंपनी ऊपर जाएगी।
बात समझ में नहीं, तो अर्निंग, स्पेंड ऑफ अर्निंग बढ़ेगी बहुत सारे लोगों की, तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा बिटकॉइन अगर आप देखोगे 80,000 को टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया ट्रम्प की जीत के बाद। मैं अगर यहाँ पे बिटकॉइन देखता हूँ, यहाँ पे सी आप यहाँ पे बिटकॉइन देख सकते हैं, बिटकॉइन आज भी काफी तगड़ी मोमेंटम है, ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दिया बिटकॉइन के अंदर। अब ये ब्रेकआउट शायद मुझे लगता है बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, तो जब तक ये 76,000 के ऊपर है बिटकॉइन, तब तक बिटकॉइन पॉजिटिव है, चांसेस है कि यहाँ से ट्रेंड अच्छा खासा कंटिन्यू कर सकता है बिटकॉइन। तो आप अगर रडार पे रखना चाहते हैं बिटकॉइन को भी रडार पे डेफिनेटली रख सकते हैं। ठीक है, बिटकॉइन में दम है, बिटकॉइन काफी अच्छी मोमेंटम करा है। अब सी मैं बस लास्ट 2-3 न्यूज बची है, फिर आप लोगों की क्वेरीज लेना चाहूंगा कि विप्रो के अंदर प्रेम जी ने इन्वेस्ट किया, प्रेम जी इन्वेस्ट कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अजीम प्रेम जी का यहाँ पे कंपनी का पी फॉर्म है, जो अच्छी बात है। तो आप ये समझो विप्रो में मुझे लगता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। जिनको नहीं पता है, विप्रो बहुत अच्छे दिन ला सकता है, तो थोड़ा फोकस कीजिएगा विप्रो पे। हालांकि रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर बड़े प्लेस बाय कर रहे हैं तो इसके मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ होने वाला है, ये जरूर पॉजिटिव बात है। तो आप अगर रडार पे रखना चाहते हैं स्टॉक को जरूर रख सकते हैं, मंदे में हो सकता है यहाँ से मोमेंटम आपको पोजिशनली, ऐसा नहीं बोलूंगा कल आएगी परसों आएगी, लेकिन पोजिशनली हो सकती है। चलिए उत्कल स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करनी चाहिए। देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजे बहुत ही तगड़े खराब है, 55% का प्रॉफिट में डिग्रोथ फॉल। ठीक है, तो क्लियर देखो, मैं हमेशा बोलता हूं कि बैंक्स के स्टॉक्स को आप अवॉइड करो। ठीक है, सिंपल बात, क्यों? क्योंकि बैंक की अर्निंग बहुत ही वॉलेटाइल होती है। 2-3 लोगों ने यहाँ पे पैसे का कांड कर दिया ना, ठीक है, पैसे लेके चले गए ना, तो भाई बैंक खत्म हो जाती है। तो बेटर है कि ये चीज़ें फोकस करो। और ये लिस्टिंग के लो के आसपास जा रहे हैं, अगर ब्रेक हुआ तो बहुत तगड़ा फॉल कर सकता है, तो काफ़ी कॉशियस रहना। ठीक है, स्टॉक में तगड़ी फॉल आ सकती है। लास्ट 2 है डोम्स इंडस्ट्रीज, बहुत तगड़े नंबर है। ठीक है, लेकिन देखो मैं सिंपल वर्ड बोलूंगा कि डोम्स, देखो ऐसे स्टॉक अगर 30 के 40 की पी पे ट्रेड करते हो ना, जो अच्छा ग्रोथ करते हैं, ठीक है, वो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हो सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी ये 90 की पी पे ट्रेड करा है, ये ओवर वैल्यूएशन मार डालेगी एक दिन सभी को जिनके पास ओवर वैल्यूड स्टॉक्स है। तो थोड़ा कॉशियस रहो। अगर आपकी जगह मैं भी होता तो मैं ये स्टॉक को रडार पे रखता, लेकिन कब? अगर ये 40 के पी पे ट्रेड करता तो। जिस तरह से ग्रो कर रहा है, मुझे नहीं लगता 90 की पी पे सर्वाइव करना चाहिए स्टॉक टॉप पे। ठीक है, तो ग्रोथ अच्छा है, लेकिन इतना थोड़ा ओवर वैल्यूएशन है, और ये स्टॉक काफी स्ट्रेच हो चुका है। आप देखोगे 1200 का स्टॉक 3000 पे ट्रेड करा है, तो मुझे लगता है ये रिजल्ट अच्छे है, लेकिन कॉशियस रहने की जरूरत है। लास्ट नॉट द लीस्ट, प्रीमियम एनर्जीज के रिजल्ट, भाई क्या नंबर है। सीरियस नोट पे नंबर तो अच्छे हैं, ग्रोथ भी है, नंबर भी है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर जरा सा डिक्लाइन होता हुआ आपको दिखाई दिया है। लेकिन देखो पॉइंट क्या आ जाता है, प्रीमियम एनर्जीज स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। ठीक है, तो आप लोगों को कॉशियस रहना चाहिए स्टॉक के अंदर जब तक कि ओवर वैल्यूएशन कम नहीं हो जाती। इससे कम सस्ता तो मार्केट में दूसरे स्टॉक भी है। ठीक है, मैं अगर प्रीमियम एनर्जीज की बात करने जाऊं, ये स्टॉक आपको 1100-1200 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देता। अब इससे सस्ता तो यहाँ पे केपी ग्रीन करके जो स्टॉक है ना, आई थिंक केपीआई ग्रीन, वो उससे सस्ता हो चुका है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक देखने चाहिए जो ज़्यादा सस्ते अभी हो चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 44 की पी पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ अभी आपको दिखाई दिया, इसके भी नंबर काफ़ी सॉलिड आए थे। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा अभी स्टॉक के अंदर। चलिए अब देखो, अभी इसकी बात करने जहाँ पे आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूँगा। ठीक है, सबसे पहले पावर ग्रिड की मुझे क्वेरीज आती हुई दिखाई दी, तो पावर ग्रिड, जस्ट अ सेकेंड में इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। सी सर को बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है बता दीजिए। देखो मैं 2-3 म्यूचुअल फंड यूज़ करता हूँ, मैंने पहले भी बताया था मनीष कुमार जी। तो आप ये समझो कि मैंने कैनरा रवि को काफ़ी मुझे पसंद आ रहा है अभी के लिए। फंड उसके फंड मैनेजर्स काफ़ी अच्छा मैनेज करते हैं। ठीक है, एक कॉन स्मॉल कैप है, थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन हाँ वो भी अच्छा है। और निपॉन इंडिया ग्रोथ करके एक है, वो भी अच्छा है, वो भी आप ट्राई करना चाहते हैं, फोकस कर सकते हैं। पावर ग्रिड सर कवर कर देना, सी एक बार पावर ग्रिड कवर कर लेता हूं। ठीक है, चलिए पावर ग्रिड की अगर मैं बात करने जाऊं, यहां पे मैं कवर कर लेता हूं, जस्ट अ सेकेंड। देखो आप ये समझो कि ये जितने भी सरकारी कंपनी से अभी अच्छा मोमेंटम करिए, लेकिन ये एक बार मोमेंटम करने से स्टॉक अच्छे नहीं हो जाते। आप विश्वास करो कि ना करो। ठीक है, तो ये बहुत स्लो कंपनीज होती है ऐसे मार्केट में स्मॉल कैप इससे बेटर परफॉर्म करते हैं।
तो अभी कॉशियस रहना स्टॉक में। क्लियर कट एक रेजिस्टेंस बन रहा है जो मुझे लगता है ये नीचे लेके जा सकता है स्टॉक को तगड़ा, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहना है, थोड़ा ओवर स्ट्रेच हो चुका है, ओवर वॉट हो चुका है, फॉल आने के चांसेस तो मुझे तो क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं। फिर आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है स्टॉक में। कक्कू सर यहाँ पे मैसेज था कि जय भाई आपकी वजह से मैंने पैसा काफ़ी बनाया है, आप जेन्यून हो डिजिटल वर्ल्ड में, वन ऑफ द बेस्ट सिंस कोविड टाइम्स, थैंक यू सो मच। ठीक है, मैंने काफ़ी अच्छे पैसे बनाए विदाउट फिजिकल मीटिंग, दिस इज अ गॉड डेफिनेशन। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। देखो मैं तो ट्राई करता हूँ कि एटलीस्ट आपको सही नॉलेज प्रोवाइड करूँ। मार्केट में लोग काफ़ी आते हैं, ठीक है, जो कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ बताते हैं जिनका कोई कोई महत्व नहीं होता। हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता सीरियस नोट पे। लेकिन मैं आपको स्टॉक में न्यूज़ आती है उसका चार्ट्स कैसे देखना है, ठीक है, उसका सपोर्ट कैसे देखना है, स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, वो काफ़ी आपको मदद करता हूँ ताकि आपको स्टॉक सिलेक्शंस करने में काफ़ी मदद रहे, ठीक है। तो मेरी स्ट्रेटेजीज काफ़ी लोगों का काम आती है। चाइना में से स्टिमुलस पैकेज आ रहा है, ये जेलर की डिमांड को बढ़ा सकता है डेफिनेटली। तो मैंने तो डेफिनेटली बताया था कि देखते हैं यहाँ पे मंडे क्या होता है। बाकी चांसेस तो है कि स्टॉक ऊपर जाता हुआ शायद दिखाई दे। नाइस स्ट्रैटेजी। देखो मैंने कल एक स्ट्रैटेजी रखी थी, नहीं देखी है जाके देखिएगा, सिंपल है, सोबर है, लेकिन आप लोगों के काम आ सकती है। हीरो होंडा मोटोकॉर्प के क्या करना चाहिए, आरिश गुप्ता जी का क्वेश्चन था। देखो अभी टू व्हीलर फोर व्हीलर में काफ़ी नेगेटिव सेलिंग्स आ रही है, काफ़ी इन्वेंटरी पेंडिंग है, ठीक है। तो आप ये समझो ये ऐसे स्टॉक होते हैं बहुत रेयरली मोमेंट करते हैं। 2015 से लेके 2024 हो चुका है, अभी भी 4000 के आसपास ट्रेड करे। एक ब्रेकआउट किया था लेकिन अभी सस्टेन नहीं किया। तो देखो ऐसे स्टॉक्स जो मैच्योर हो चुके होते हैं ना, काफ़ी अच्छे रिटर्न नहीं देते। तो देखो हीरो मोटोकॉर्प में फोकस करना बेवकूफ़ी हो सकती है जब तक ये कोई नया एक्सपेंशन ना लाए, ठीक है, तब तक ये बेवकूफ़ी है। और कंपनी ऐसी चूज करो इवन लार्ज कैप्स में जो कंपनी एक्सपांड करी हो, ठीक है, अपनी फुटप्रिंट बढ़ा रही हो, वो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी हो सकती है, ठीक है। वरना तो क्या है कि प्रॉफिट अच्छा नहीं देगी। राहुल जी का क्वेश्चन था सर मोतीलाल ओसवाल का स्टॉक कैसा है। देखो मोतीलाल ओसवाल इज मुझे चार्ट पैटर्न तो क्लियर कट बता रहे कि हो सकता है इसमें ब्रेकआउट आ जाए। अगर 2-4 दिन ये स्टॉक 1000 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दें तो ब्रेकआउट हो सकता है स्टॉक में, जो स्टॉक को एक नया हाई पे लेके जा सकता है। और स्टॉक आई थिंक सो शायद 1400-1500 तक भी जाए, ठीक है। लेकिन हाँ थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है, मंथली चार्ट में थोड़ा स्ट्रेच है, तो लॉन्ग टर्म कहना मुश्किल है, ठीक है, लॉन्ग टर्म कहना मुश्किल है। हाँ शॉर्ट टर्म में जा सकते हैं चांसेस है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हो सकता है ऊपर के लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, ठीक है। तो अगर लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो एक बार डीप आने दो स्टॉक को। टेक्निकल चार्ट्स आप खुद देखोगे, अगर ATRSS से नीचे आता है, यानी कि मान लो अगर करंट लेवल से एग्जांपल कि अगर फॉल करता है कम से कम 30%, तो अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर नहीं फॉल करता तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ऊपर के लेवल से फॉल कर सकता है, ठीक है। तो कॉशियस रहना और कुछ नहीं। शॉर्ट टर्म में तो मोमेंटम आ सकती है, ऐसे चांसेस है। ओके थैंक यू सो मच सर, बेस्ट वीडियो, चलिए थैंक यू, वंडरफुल नॉलेज। सी अभी आप लोगों की क्वेरीज 2-3 बचे। केफिन टेक्नोलॉजीज के यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं भारत सर का कि केफिन में क्या हो सकता है। देखो आप ये समझो केफिन स्टॉक भी काफी स्ट्रेच हो चुका है, 300 का स्टॉक 1000 पे जा चुका है, यानी कि 3 गुना स्टॉक रिटर्न दे चुका है। और अगर मैं कंपनी के रिजल्ट की बात करूं यहाँ पे सितंबर क्वार्टर की, तो यहाँ पे हाँ ग्रोथ है वैसे स्टॉक के अंदर, कंपनी के रिजल्ट की ग्रोथ बताई है, लेकिन ये स्टॉक रिजल्ट के बाद मोमेंटम कुछ खास नहीं किया है, ठीक है। तो आप ये समझो कि अगर ये स्टॉक कुछ हाई ब्रेक करता है तो शायद मोमेंटम आए। बाकी मुझे लगता है कि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है, टेम्पररी फॉल कर सकता है, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है, बंदे में दम है, अच्छा रिजल्ट पेश करा है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है स्टॉक के अंदर, जब तक कि कोई नया हाई ब्रेक ना कर दे, लाइफ टाइम हाई ब्रेक ना कर दे, तब तक कॉशियस रहना है स्टॉक में। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट जेंसर में लेना चाहूँगा, मुझे एक क्वेरी आती हुई दिखाई दी। तो जेंसर में यहाँ पे क्वेश्चन था, सी जेंसर की अगर बात करें जाए तो यहाँ पे स्टॉक काफ़ी अच्छा मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया है। एंड देखो ये कंपनी भी मैंने काफ़ी रडार पे रखी है, लेकिन बहुत स्लो मूवर है, बहुत स्लो मूवर है ये स्टॉक। इतना अच्छा प्रॉफिट तो डेफिनेटली प्रॉफिट देता है, लेकिन ऑन द बैलेंस शीट आप बोल सकते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टर्स है उसको प्रॉफिट कैसा देता है, तो उसको बहुत कम प्रॉफिट देता है। तो ग्रोथ ठीक ठाक है स्टॉक के अंदर, तो मेरे हिसाब से
रिजल्ट भी एवरेज रिजल्ट है एज कम्पेयर टू अदर आईटी कंपनीज एंड साइडवेज है, तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दो आईटी कंपनीज को या ऐसे कंपनीज को, तो मुझे लगता है बेटर है। ठीक है, ट्राई करो दूसरे स्टॉक। अभी अफेल के रिजल्ट अच्छे हैं, आप अफेल को रडार पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं, वो भी अच्छे हैं। और हो सके आई थिंक मैंने आज वीडियो में कवर भी किया होगा, अगर नहीं किया है तो आप डेफिनेटली रडार पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं अफेल को। ठीक है, चलिए आई होप आज का वीडियो पसंद आए, समझ में आए। कुछ डाउट रहता है कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम में नहीं है जाके जरूर जुड़िएगा। इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे लिंक से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे सीखने को मिलेगी, काफ़ी चीज़ें काम आ सकती है। ऐसा हो तो हम लोग एक लाइव सेशंस भी करेंगे व्हाट्सएप मेंबर्स के साथ, या कुछ भी डाउट हो या क्वेरीज हो, लाइव मार्केट में कुछ भी सीखना हो तो आपके लिए काम आ सकता है। क्लियर? तो हमारे लिंक से आप डीमेट अकाउंट जरूर ओपन कर सकते हैं, इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।